आज फैसला होकर रहेगा। या अपने मां बाप को चुनो या फिर पत्नी को। दोराहे पर खड़े बेटे ने कही ऐसी बात कि घर में शांति पसर गई। आखिर ऐसा कौन सा समाधान निकाला बेटे ने? सुबह सुबह शालिनी किचन में जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगी थी। चूल्हे पर सब्जी छड़ी थी, तवे पर पराठे सेके जा रहे थे। हाथ तेजी से चल रहे थे। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी बेचैनी थी। शारीरिक तौर पर वह यहां थी, मगर मन कहीं और था। बगल के कमरे में उसकी सासू मां आशा जी बिस्तर पर उठकर बैठ चुकी थीं। कुकर की सीटी और बर्तनों की आवाज ने उन्हें जगा दिया था। उन्होंने दीवार घड़ी की ओर देखा। सिर्फ 6:30 बजे थे। माथे पर हल्की सी शिकन पड़ी। आज रविवार है और रविवार को हमारे घर में तो 11 बजे से पहले कोई नाश्ता नहीं करता। फिर बहू, इतनी सुबह सुबह? कोई बात तो जरूर है। दूसरी ओर मनोहर लाल जी अपनी कुर्सी पर बैठे अखबार के पन्ने पलट रहे थे, खबरें पढ़ने में पूरी तरह से मग्न। कुछ ही देर बाद शालिनी काम निपटाकर कमरे में चली गई और फिर तैयार होकर अपने सास ससुर के कमरे में दाखिल हुई। उसने पहले सास और फिर ससुर के पांव छुए। मां जी, बाबूजी। उसकी आवाज में हिचकिचाहट साफ झलक रही थी। मैं आज मायके जा रही हूं। आशा जी की भौहें तन गईं और मनोहर लाल जी ने अखबार नीचे रख दिया। दोनों की निगाहें एक साथ शालिनी पर टिक गईं। क्यों? एक हफ्ता भी नहीं हुआ जब तू अपने मायके होकर आई थी, फिर आज कौन सी जरूरत आन पड़ी वहां जाने की? आशा जी ने सवाल किया। शालिनी ने थोड़ा स्पष्ट किया। वो मां की तबीयत ठीक नहीं चल रही है ना, पापा अकेले सब कुछ संभाल रहे हैं। खाना तो वो जैसे तैसे बना रहे हैं। सोचा आज जाकर घर के बाकी के काम संभाल लूं। मां की दवाइयां और टेस्ट रिपोर्ट भी ले आऊंगी। कोई जवाब नहीं आया। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। शालिनी के होंठ कुछ कहने को हिले, मगर शब्द अधर में ही अटक गए। सास ससुर की चुप्पी को वह अच्छी तरह पहचानती थी। यह मौन असहमति से ज्यादा बोझिल होता है। थोड़ी देर खड़ी रहने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो असहज सी होकर बोली, वैसे मां जी, मैंने नाश्ता बनाकर रख दिया है। दोपहर के लिए सब्जी भी तैयार है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं कहा तो शालिनी चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। इधर आशा जी और मनोहर लाल जी एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमसे बड़ी भूल हो गई, आशा जी ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। अपने ही शहर की लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आए। जब भी मन होता है चल पड़ती है, मुंह उठाकर मायके। ससुराल तो जैसे होटल हो गया, जब जी चाहे आओ, जब चाहे चले जाओ। मनोहर लाल जी ने भी हामी भरी और गुस्से में अखबार मोड़ते हुए कहा, ये बहुएं तो जितना सिर चढ़ाओ उतना ही चढ़ती हैं। हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ पिछली बार गए हुए। अब फिर मायके की तैयारी। आज जाती है तो चली जाए, लेकिन आइंदा से समझाओ बहू को। आशा जी की आंखों में अब खींच के साथ साथ नाराजगी भी दिखने लगी थी। उन्होंने मनोहर लाल जी की बात पर सहमति जताते हुए कहा, सही कहते हैं आप, बहू की लगाम कसकर रखनी पड़ेगी। यूं रोज रोज मायके जाना हमारे यहां नहीं चलेगा। अब तो जैसे बहू नहीं, कोई मेहमान हो गई है। 2 दिन यहां तो तीसरे दिन वहां। फिर मनोहर लाल जी बोले, और वो निखिल, वो भी तो कुछ नहीं कहता। शायद बीवी के आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं है उसकी। जोरू का गुलाम कहीं का। उधर शालिनी अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी, मगर ध्यान तो उसका मायके में ही लगा था। उसके गालों पर गर्म आंसू चुपचाप बह रहे थे। हर बार यही तो होता था। मायके जाने की बात छेड़ते ही घर में तनाव की दीवार खड़ी हो जाती थी। उसका इकलौता भाई तो अब अमेरिका में था। पिछले साल ही कंपनी ने उसे 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भेजा था। उसकी अनुपस्थिति में माता पिता की जिम्मेदारी संभालने वाली शालिनी ही तो थी। कभी मां की तबीयत खराब, कभी पापा की। अगर मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा? आंखों से गिरते आंसू उसकी गोदी में रखे दुपट्टे को भिगो गए, मगर उसने खुद को संभाला। बैग उठाया, स्कूटर की चाबी ली और निकल पड़ी। निखिल अभी तक अपने कमरे में सो रहा था। शालिनी ने उसे रात को ही बता दिया था कि वह मायके जा रही है। निखिल ने बस इतना ही कहा था, जाना है तो जाओ, लेकिन मां पापा को थोड़ा मना लेना। तुम अगर थोड़ी बातों को बैलेंस कर लो तो बात नहीं बिगड़ेगी। निखिल जानता था कि शालिनी की मंशा गलत नहीं है। वह एक संवेदनशील पति था, लेकिन माता पिता की भावनाओं को भी समझता था।
उसका बस यही सोचना था कि शालिनी दोनों घरों की जिम्मेदारियों को संतुलित रूप से निभाए ताकि किसी को शिकायत का मौका न मिले। हे भगवान, बस मेरी मां की तबीयत ठीक हो जाए। पापा की तबीयत भी कहां ठीक रहती है। न जाने वो अकेले घर का काम कैसे कर रहे होंगे। सोचते सोचते उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। शालिनी जब अपने मायके पहुंची तो देखा मां बिस्तर पर लेटी थीं, चेहरा पीला और आंखों में थकान उतर आई थी। पापा रसोई से बाहर आते हुए बोले, शालू, तू आ गई। बहुत अच्छा किया बेटा। देख, मैंने बेसन का चिल्ला बनाया है, खाकर बता कैसा बना है। शालिनी के पापा ने एक टुकड़ा उसके मुंह में डाला तो शालिनी बोली, मम्मा, बहुत अच्छा बना है पापा। चल तू बैठ, मैं और बनाकर लाता हूं। शालिनी ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं बना लूंगी, आप चिंता मत करो। अब मैं आ गई हूं ना, थोड़ी देर आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। उसने पर्स एक ओर रखा और तुरंत काम में जुट गई। नाश्ता निपटाने के बाद घर की हालत देखी। बर्तन एक कोने में झूठे पड़े थे, कुछ कपड़े बालकनी में टंगे थे, कुछ वॉशिंग मशीन में। फर्श पर भी गंदगी थी। पिछले 1 महीने से काम वाली बाई नहीं आ रही थी और मां की तबीयत भी ठीक नहीं थी। पापा से जो हो पाता कर लेते। शालिनी ने पहले घर की सफाई की, बर्तन मांजे, कपड़े धोए, फिर झाड़ू पोंछाकर पूरा घर चमका दिया। मां की दवाइयों की याद आई तो पर्ची लेकर निकलने को हुई, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। निखिल। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। तुम थक जाओगी, इसलिए सोचा कि तुम्हारी मदद कर दूं, निखिल ने कहा। मैं अभी बस दवाइयां लेने ही जा रही थी, मेडिकल रिपोर्ट भी लेनी थी। तुम रहने दो, रिपोर्ट और दवाइयां मैं ले आता हूं, निखिल ने कहा और अंदर आ गया। शालिनी और उसके माता पिता को निखिल का केयरिंग नेचर बहुत अच्छा लगता था। निखिल ने मां पापा से हालचाल पूछा, मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर आया और रिपोर्ट्स भी समय पर लाकर दी। कुछ घंटों में दोनों ने मिलकर घर को फिर से संवार दिया। शालिनी को लगा जैसे मायका फिर से सांस लेने लगा हो। शाम होते ही शालिनी ने विदा ली। मां ने हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करना, तुम दोनों के हंसते चेहरे देखकर ही तबीयत अच्छी महसूस होने लगी है। स्कूटर स्टार्ट हुआ और ससुराल की तरफ बढ़ा। निखिल ने गाड़ी से उसे फॉलो किया। जब वे दोनों घर पहुंचे, निखिल ने झट से कहा, तुम रसोई में मत जाना आज, मैं खाना बाहर से मंगवा लेता हूं, कभी कभी बाहर का भी ठीक होता है। शालिनी के चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी, लेकिन सुकून भी था। लेकिन जैसे ही वह ड्राइंग रूम में पहुंची, सामने सास ससुर बैठे थे। उनकी आंखों में न तो चिंता थी न हमदर्दी, बस तिरछी निगाहें और खामोश सवाल। लेकिन अभी वह अपने कमरे तक भी नहीं पहुंची थी कि सासू मां की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। अब फुर्सत मिली है तुम्हें घर लौटने की, सारा काम पड़ा है, अब जल्दी से डिनर की तैयारी कर लो, जाने कब बनेगा और कब मिलेगा खाने को। शब्द सीधे तीर की तरह चुभे। उसे लगा था कि सास ससुर उससे उसकी मां का हालचाल पूछेंगे, लेकिन यहां तो इन लोगों को अपनी ही चिंता सताए जा रही थी। जवाब में शालिनी झुकी नजरों के साथ कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी निखिल की आवाज गूंजी, मां, मैंने डिनर ऑर्डर कर दिया है, आता ही होगा। कमरे में सन्नाटा सा छा गया। बाहर का खाना? आशा जी लगभग चौंक कर बोली, तू क्या चाहता है बेटा? जैसे बहू की मां बिस्तर पर पड़ी है, वैसे हम भी बिस्तर पकड़ लें। बाहर का खाना खिला खिलाकर बीमार करने का इरादा है तुम्हारा? निखिल ने शांत स्वर में जवाब दिया, अरे नहीं मां, कभी कभी तो चलता है। शालिनी आज सुबह से मायके में काम कर रही है, थक गई है। एक दिन बाहर का खाना खा लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। शालिनी चुपचाप खड़ी थी। आशा जी ने तीखे स्वर में कहा, ठीक है, आज बाहर से खा लेंगे, लेकिन ये हर बार का काम नहीं होना चाहिए। मनोहर लाल, जो अब तक खामोश थे, कहने लगे, देख निखिल, तू अपनी बीवी का पक्ष तो ले रहा है, लेकिन ये रोज रोज मायके भागने की आदत ठीक नहीं। बहू है, ससुराल की जिम्मेदारी निभानी चाहिए इसे। 2-4 महीने में कभी तीज त्योहार पर जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन ये रोज रोज। बाबूजी, बात अच्छे या बुरे की तो है ही नहीं। उसकी मम्मी की तबीयत सच में ठीक नहीं थी, उन्हें जरूरत थी शालिनी की। अरे, अब बुढ़ापा है तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। ऐसे में उनके बेटे को होना चाहिए था उनके पास। वो विदेश जाकर बैठा है और यहां परेशानी हमें उठानी पड़ रही है। आशा जी तीखे लहजे में बोली।
शालिनी का मन भारी हो गया। माँ जी, 3 साल के लिए ही गए हैं वो वहां। 1 साल तो बीत चुका है, 2 साल भी निकल ही जाएंगे। तो क्या तब तक तुम यही सब करने वाली हो? सास ने कटाक्ष किया। शालिनी ने पलटकर जवाब देने की कोशिश की। माँ जी, माँ की तबीयत। लेकिन उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। निखिल ने उसका कंधा हल्के से दबाया और इशारों में ही उसे चुप रहने को कह दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। खाना आ गया था। निखिल ने टेबल पर खाना लगाया और शालिनी से बोला, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं प्लेट्स लगा देता हूं। शालिनी मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। डिनर के बाद दोनों कमरे में आए तो निखिल शालिनी के पास बैठ गया। शालिनी, माँ पापा की बातों को दिल से मत लगाओ, वो बस पुराने ख्यालों के हैं। निखिल, मैं कोशिश करती हूं। शालिनी की आवाज भर्रा गई। लेकिन माँ बीमार हैं, पापा अकेले हैं, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? और यहां तो मेरे सांस लेने पर भी सवाल उठते हैं। निखिल ने उसका हाथ थामा। मैं हूं ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह आशा जी और मनोहर लाल लॉबी में सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। रसोई में शालिनी नाश्ता तैयार कर रही थी। इधर निखिल अपने ऑफिस बैग में फाइलें ठूंस रहा था, बार बार घड़ी देखते हुए। शालिनी, मैं निकल रहा हूं, उसने रसोई की ओर आवाज लगाई। हाँ, नाश्ता टेबल पर रख दिया है, शालिनी ने जवाब दिया। लेकिन उसका मन कहीं और था। वह मायके की चिंता में डूबी थी। मां की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं थी और काम वाली बाई के न आने से घर का काम पापा के कंधों पर था। उसने कुछ सोचा। तभी उसे अपने मायके के पड़ोस में रहने वाली सरोज आंटी की याद आई। उसने फटाफट फोन उठाया और नंबर डायल किया। हाँ शालिनी बेटा, सब ठीक? सरोज आंटी की गर्मजोशी भरी आवाज सुनकर शालिनी को थोड़ा सुकून मिला। हाँ आंटी, बस मां की तबीयत की चिंता है। और काम वाली बाई भी तो नहीं आ रही। क्या आप कोई भरोसेमंद बाई का इंतजाम कर सकती हैं? अरे बेटा, ये तो छोटी सी बात है, सरोज आंटी ने हंसते हुए कहा। मैं देखती हूं, तू फिक्र मत कर। शालिनी ने फोन रखा और नाश्ता टेबल पर सजाया। आशा जी और मनोहर लाल चुपचाप खाने बैठे। उनकी खामोशी में कल की नाराजगी की हल्की सी गंध थी। लेकिन शालिनी ने ध्यान नहीं दिया। वह अपनी ही सोच में गुम थी। दोपहर का खाना निपटने के बाद शालिनी को मार्केट जाना था। घर की सब्जियां खत्म हो चुकी थीं और कुछ दूसरा सामान भी लेना था। उसने सोचा, सब काम एक साथ निपटा लेती हूं। मार्केट में दुकानदारों से मोलभाव करते हुए उसने जल्दी जल्दी सामान खरीदा। अभी वह सब्जी की दुकान की ओर बढ़ ही रही थी कि सरोज आंटी का फोन आया। शालिनी, मैंने एक बाई से बात कर ली है। सरोज आंटी की आवाज में उत्साह था। काम दिल लगाकर करती है और ईमानदार भी है। तू एक बार आकर उसे सारा काम समझा दे। आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शालिनी की आवाज में राहत थी। मैं अभी आती हूं। उसने स्कूटर मायके की ओर मोड़ लिया। सास ससुर को बताने का मतलब था दस्ताने सुनना। फिर क्या मालूम वे जाने भी देंगे या नहीं, इसलिए उसने निखिल को फोन किया। निखिल, मैं थोड़ी देर के लिए मायके जा रही हूं। मां के लिए बाई का इंतजाम हो गया है, उसे काम समझाने जा रही हूं। ठीक है शालिनी, निखिल ने जवाब दिया। मायके पहुंचकर उसने नई बाई नीतू को सारा काम समझाया। नीतू, मां की तबीयत ठीक नहीं रहती तो खाना हल्का बनाना, बर्तन रोज 2 बार धोने हैं और कपड़े भी टाइम पर। नीतू ने सिर हिलाया। जी दीदी, सब समझ गई। शालिनी ने मां पापा से नीतू की तनख्वाह और टाइमिंग तय की। फिर सब्जी लेने मार्केट वापस चली गई। सब्जी की खरीदारी करते करते शाम ढल चुकी थी। घर लौटते वक्त सड़कों पर ट्रैफिक ने उसे और देर करवा दी। उधर निखिल ऑफिस से घर लौट चुका था। निखिल बेटा, ये शालिनी कहां रह गई? अभी तक नहीं पहुंची और फोन भी नहीं लग रहा, आशा जी ने शिकायत भरे लहजे में कहा। निखिल ने फोन चेक किया और बोला, मां, फोन शायद स्विच ऑफ हो गया होगा। वैसे उससे बात हुई थी, बता रही थी कि थोड़ा काम है मायके में, बस आती ही होगी। लो, यहां हम चाय के लिए बैठे हैं और वो क्या मालूम ये रोज का ड्रामा कब बंद होगा। उसी समय दरवाजा खुला और शालिनी अंदर आई। हाथों में सब्जियों का थैला था और चेहरा थकान से भरा। आशा जी ने उसे देखते ही बोली, क्यों बहू, यहां से तो सब्जी लाने का नाम लेकर निकली थी और फिर अपनी मां के घर चली गई थी। शालिनी ने थैला रसोई में रखा और शांत स्वर में जवाब दिया, मां जी, बस थोड़ा सा काम था।
माँ के घर काम करने के लिए बाई का इंतजाम करवाना था। वहां सरोज आंटी रहती है ना, उन्होंने बाई ढूंढ दी। अब मुझे बार बार नहीं जाना पड़ेगा। यह सुनते ही आशा जी और मनोहर लाल के चेहरों पर संतुष्टि के भाव पसर गए। यही तो चाहते थे वे भी। फिर आशा जी ने सिर हिलाया और रौब से बोली, अच्छा अच्छा, ये ठीक किया तुमने। चलो, अब सबके लिए चाय बनाकर ले आओ। और हां, सुबह के बर्तन भी झूठे पड़े हैं, काम वाली बाई नहीं आई, वो भी धो देना। थकी हारी शालिनी चुपचाप रसोई में चली गई। निखिल भी हाथ मुंह धोकर रसोई में आ गया। जब तक तुम बर्तन धोती हो मैं चाय बना लेता हूं, साथ बैठकर पिएंगे। अरे रहने दो, आप ऑफिस से अभी अभी लौटे हैं, चाय मैं बना लूंगी। बिल्कुल नहीं, आज तो चाय मेरे हाथों से ही बनेगी। घबराओ नहीं, चीनी की जगह नमक नहीं डालूंगा। दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब शालिनी की मां की तबीयत थोड़ी संभल गई थी, इसलिए शालिनी की चिंता थोड़ी कम हुई। साथ ही साथ उसके घर में भी शांति फिर से लौट आई थी। सास ससुर भी अपनी बहू से अब पूरी तरह से संतुष्ट थे, और संतुष्टि का कारण यही था कि पूरे 15 दिन हो गए थे और शालिनी अपने मायके नहीं गई। बस किसी काम वाली बाई की तरह दिन रात उनकी सेवा में जुटी थी। आज रविवार था। दोपहर के खाने के बाद शालिनी रसोई की सफाई कर रही थी। बाहर लॉबी में आशा जी, मनोहर लाल और निखिल एक साथ टीवी देख रहे थे। टीवी पर कोई पुरानी फिल्म चल रही थी। तभी आशा जी का फोन बजा। स्क्रीन पर उनकी बेटी सीमा का नाम था। हाँ सीमा बेटा, सब ठीक? आशा जी की आवाज में उत्साह था। फोन पर कुछ देर बात हुई और जैसे ही उन्होंने फोन रखा, उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। अरे बहू! उन्होंने रसोई की ओर आवाज लगाई। सीमा शाम को अपने बच्चों के साथ आ रही है, पूरा 1 हफ्ता रहेगी यहां। उनके लिए स्पेशल खाना तैयार कर दे। शालिनी ने रसोई से जवाब दिया। जी मां जी, मैं अभी तैयारी शुरू करती हूं। हाँ, और सुन, आशा जी ने उत्साह में कहा, सीमा को मिक्स वेज बहुत पसंद है, वो बना देना। और बच्चों को पनीर की सब्जी, साथ में कुछ मीठा भी। खीर ही बना देना। ठीक है मां जी, शालिनी ने जवाब दिया और रसोई में सामान जुटाने लगी। वह जैसे ही सब्जियां काटने बैठी, तभी उसका फोन बज उठा। आशा जी ने उसका मोबाइल उठाकर देखा, बहू की मां का फोन था। चेहरे पर कोई भाव लाए बिना उन्होंने चुपचाप फोन कट कर दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद फिर फोन बजा। शालिनी जल्दी से रसोई से बाहर आई। मैं देखती हूं मां जी, कहते हुए उसने आशा जी के हाथ से मोबाइल लिया। स्क्रीन पर मां का नंबर देखकर उसका दिल धक से रह गया। उसने फोन उठाया। हाँ मां, सब ठीक? शालिनी बेटा, मां की आवाज घबराहट से कांप रही थी। तेरे पापा की खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, लेकिन शालिनी के पसीने छूटने लगे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। निखिल ने उसकी हालत देखी तो तुरंत उठकर पास आया। क्या हुआ शालिनी? वो मां का फोन था। शालिनी की आवाज में घबराहट थी। पापा की खांसी बहुत बढ़ गई है, उनकी हालत खराब है। वैसे भी वो दमा के मरीज हैं। लगता है अस्थमा का अटैक आया है। डॉक्टर को उन्होंने फोन करके बुला लिया है, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। यह सुनते ही आशा जी और मनोहर लाल एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। शालिनी ने निखिल की ओर देखा और बोली, रात को खाना हम बाहर से मंगवा लेंगे, लेकिन अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। आशा जी ने भौहें सिकोड़ी और तीखे लहजे में कहा, लो, अब तक मां बीमार थी, अब पापा बीमार। मुझे तो समझ नहीं आता, ये तमाशा कब तक चलेगा? निखिल ने बीच में टोकते हुए कहा, मां प्लीज अभी ये सब बातें मत करो। शालिनी के पापा की तबीयत गंभीर है। मनोहर लाल ने गुस्से में टीवी का रिमोट सोफे पर पटका और बोले, अभी क्यों नहीं? जो बात होगी अभी होगी। बहुत हो गया ये सब। आशा जी ने शालिनी की ओर देखते हुए कहा, देख बहू, डॉक्टर को तो तेरी मां ने बुला ही लिया है, वो इलाज भी कर देगा। फिर तुझे वहां जाने की क्या जरूरत? मायके से ज्यादा अब ससुराल पर ध्यान दो। छोटी छोटी बात पर वहां चले जाना सरासर गलत है। तुम्हारे मां बाप ने शादी करके तुम्हें यहां भेजा है। अब वो घर तुम्हारा नहीं, यही तुम्हारा घर है। मायके को भूलकर ससुराल की जिम्मेदारियां निभाओ। शालिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, मां जी, जब से मैं इस घर में आई हूं, ससुराल की जिम्मेदारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मेरे मम्मी पापा भी मेरे अपने हैं। बेशक मेरी शादी हो गई, लेकिन उनके साथ मेरा खून का रिश्ता तो नहीं टूटा।
मेरी रगों में उनका ही खून दौड़ता है। मैं आज भी उनकी बेटी हूं और वो मेरे माँ बाप हैं। आशा जी ने तुरंत जवाब दिया। हमने कब कहा कि वो तेरे माँ बाप नहीं हैं? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि शादी के बाद बेटियों को ससुराल पर ध्यान देना चाहिए, मायके पर नहीं। तेरे माँ बाप की जिम्मेदारी तेरा भाई देखे, ये तेरा काम नहीं। यह सुनकर निखिल का सब्र टूट गया। वह गुस्से से बोला, बस कीजिए माँ, एक तो शालिनी के पापा बीमार हैं, ऊपर से आप कुछ समझने को तैयार नहीं। मनोहर लाल ने तीखी नजरों से निखिल को देखा। समझने को तू तैयार नहीं बेटा, जोरू का गुलाम बनकर उसकी हां में हां मिलाता फिरता है। शर्म नहीं आती? हमारी बातों का कोई मोल नहीं रहा तेरे लिए। लेकिन अब बहुत हुआ, आज तो फैसला होकर रहेगा। या तो तुझे अपने मां बाप को चुनना होगा या फिर अपनी पत्नी को। निखिल का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने जोर से कहा, ठीक है, आप फैसला चाहते हैं ना, तो सुन लीजिए मेरा फैसला। हम आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या क्या कहा तूने? आशा जी की आवाज कांप रही थी। उनकी आंखें गुस्से और सदमे से फैल गईं। हमें छोड़ने की बात कर रहा है? अपने माँ बाप को, जो तुझे इस दुनिया में लेकर आए, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। आज जो कुछ तू है हमारी बदौलत है। तेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए हमने न जाने कितने समझौते किए, लेकिन तुझे कभी कमी नहीं आने दी। और आज तू कल की आई इस लड़की के लिए हमें छोड़ने की बात कर रहा है? निखिल ने गहरी सांस ली और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मां, बाबूजी, आपने जो बातें अभी कहीं, क्या वही बातें शालिनी पर लागू नहीं होती? उसके मां बाप ने भी उसे जन्म दिया है, नाजों से पाला, उसे पढ़ाया लिखाया। उन्होंने भी अपनी बेटी के लिए जिंदगी में न जाने कितने समझौते किए होंगे। उसकी शादी के लिए न जाने कितनी मुश्किलों से पैसों का इंतजाम किया होगा ताकि वो खुश रहे। तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि वो अपने मां बाप के दुख तकलीफ में उनके साथ खड़ी रहे? मां बाप तो मां बाप हैं, चाहे मेरे हों या शालिनी के। मां बाप के प्रति फर्ज निभाने में भेदभाव कैसा? और अगर वो अपने मां बाप की सेवा नहीं कर सकती, तो मुझे क्या हक है आप लोगों की सेवा करने का? मैं भी चला जाता हूं आपको छोड़कर। कमरे में सन्नाटा छा गया। आशा जी और मनोहर लाल एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। शालिनी की आंखें भर आईं। उसके शब्दों को निखिल ने अपनी आवाज दी थी, लेकिन मनोहर लाल जी और आशा जी बिल्कुल चुप थे। निखिल ने कार की चाबी उठाई। चलो शालिनी, पहले तुम्हारे पापा को संभालना जरूरी है, बाकी बातें बाद में देखेंगे। शालिनी ने नजरें झुकाईं। कुछ कहे बिना निखिल के पीछे चल दी। शालिनी के घर पहुंचते ही मां ने दरवाजा खोला। डॉक्टर अभी आए हैं बेटा, इंजेक्शन दिया है। कह रहे थे अगर टाइम पर इलाज ना होता तो खतरा बढ़ जाता। शालिनी पापा के पास गई, उनका माथा सहलाया और धीरे से कहा, पापा, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं यहीं हूं ना। पापा ने उसकी उंगलियां थामी और एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। निखिल एक कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। बेटी और पिता के बीच एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत डोर। डॉक्टर ने दवाइयां लिखीं और टेस्ट्स करवाने को कहा तो निखिल और शालिनी पापा को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर टेस्ट करवाने ले गए। उसी शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। शालिनी ने दरवाजा खोला। सामने आशा जी और मनोहर लाल खड़े थे। हाथ में घर के बने खाने का टिफिन था, जिसमें शालिनी के पापा के लिए खिचड़ी और बाकी लोगों के लिए रोटी सब्जी थी। शालिनी हैरानी से उन्हें देखती रही। आशा जी ने टिफिन टेबल पर रखा और फिर शालिनी के पापा का हालचाल पूछने लगे। कुछ देर बाद जब आशा जी और मनोहर लाल जी वापस जाने लगे, शालिनी चुपचाप उनके साथ दरवाजे तक आई। दरवाजे की चौखट पर रुकते हुए आशा जी ने उसका हाथ थामा और पहली बार एक मां की तरह मुस्कुराकर बोली, बेटी, अपने पापा का पूरा ध्यान रखना। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते यहीं रहो, वहां की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। शायद उन्हें समझ आ चुका था कि बहू कोई जानवर नहीं, जिसे बाड़े में लाए और खूंटे से बांध दिया। वह भी इंसान है, जिसे अपनी स्वतंत्रता बाकी इंसानों की तरह ही प्यारी है। शालिनी स्तब्ध रह गई। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं मिले। भरी आंखों के साथ उसने झुककर सास ससुर के पैर छुए और अंदर आई। सबने मिलकर टिफिन में से खाना निकालकर एक साथ खाया। निखिल उसी रात लौट गया था, लेकिन जब 2 दिन बाद शालिनी जब मायके से लौटकर अपने ससुराल आई, तो घर की हवा कुछ बदली बदली सी लगी।
अब घर का माहौल पहले जैसा बोझिल नहीं था। जिन सास ससुर की हर बात में कड़वाहट का जहर घुला रहता था, आज उनके लहजे में ममता और प्रेम की मिठास घुल चुकी थी। घर वहीं था, लोग भी वहीं थे, बस सोचने का नजरिया बदल गया था। अब हर बात में बहू को आदेश नहीं दिया जाता था, बल्कि राय ली जाती थी। वह अब भी बहू बनकर ससुराल के सारे फर्ज निभाती थी, लेकिन कठिन परिस्थितियों में तुरंत माँ बाप के पास जाकर उनका संबल बन जाती थी, क्योंकि बहू होने के साथ साथ वह एक बेटी भी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। यह भी बताइए कि आप यह कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप बटन भी दबा दीजिए, ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपका धन्यवाद।